नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है उसको करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बायोलॉजी के रिलेटेड एनसीईआरटी है उनको कम से कम आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको कंसेप्चुअली याद रहेंगी। देखिए, अब वो प्रश्न पहले की तरह नहीं आते हैं कि इसका क्या नाम होता है, उसका क्या नाम होता है, जो हल्के फुल्के फैक्ट होते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप अगर लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो उनमें एक कंसेप्ट होता है, जो कि कंसेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा, वो एनसीईआरटी से मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है। उससे आपको एक बेस क्रिएट होगा आपके माइंड में और चीज़ें आपको याद रखने में भी आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे पूरा हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे पहला जो है जीव जगत का वर्गीकरण है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेंगे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में। ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को, यानी जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो यहाँ आप ऑप्शन आसानी से छांट सकते हैं। आपको ये पता कहाँ से लगेगा, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी कि भाई जीवों का वर्गीकरण किया क्यों गया, आखिर में हमें ज़रूरत क्या है जीवों के वर्गीकरण करने की। तो देखिए, जीवों का जो वर्गीकरण किया गया वो इसलिए किया गया कि एक तो जो जीव जिनकी शारीरिक संरचना समान है उनको एक उसमें रखा जाए, कुछ पर्टिकुलर जो विशिष्ट लक्षण वाले जीव हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, जिनमें कुछ पर्टिकुलर समरूपता है उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, और जो पर्टिकुलर आपस में सभी का कोरिलेशन होता है उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। इसलिए इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया। अब इनका वर्गीकरण जब किया गया तो उनको प्रत्येक जीव को एक लैटिन भाषा का नाम दिया गया। ये वर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनल लेवल पे नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण का सिर्फ उद्देश्य इतना था कि कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना और समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना। तो ये तीनों लक्षण जो है वो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना ये नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूप्ति काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एस्टिवेशन, रीजनरेशन, हाइबरनेशन और म्यूटेशन। शीत ऋतु में बहुत ऐसे पशु होते हैं जिनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अगर हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम की बात करें, उनके श्वसन की बात करें, तो इनकी जो दर होती है और तापमान ये कम हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उनमें एक निष्क्रियता आ जाती है, ठीक है। वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी चीज़ को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं, या प्रसूप्ति काल, या हाइबरनेशन कहा जाता है उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हाइबरनेशन है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु जो अपना मतलब भोजन है और सारी चीज़ें इनका संग्रहण कर लेते हैं। और क्योंकि मतलब अगर ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात उतना चल फिर नहीं पाएंगे और सारी चीज़ों को ये कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी सारी पूरी व्यवस्था करके एक पर्टिकुलर अवधि के लिए एक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसके बाद जब उनका हाइबरनेशन टाइम खत्म होता है तो फिर से वो बाहर आते हैं और अपनी जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं वो करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें से पूछा गया है एक कोशिकीय जीव कौन सा है सबसे बड़ा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया जो है ये एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव है। कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया जो है ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है, जिसकी आप ये कह सकते हैं कि जो 6 से लेकर 12 इंच तक की वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो ये कॉलेरेपा टैक्सीफोलिया क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या एक कोशिकीय जीव है और ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। तो जो जल में पक्षी तैरते हैं उनमें विशेषता पूछी गई है, क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जाल युक्त पैर, चौड़े पंख, लंबी चोंच, पंजों वाली उंगलियाँ। अब इसमें से विशेषता क्या हो सकती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जाल युक्त पैर की आवश्यकता उनको पड़ेगी, तभी वो जल में तैर सकते हैं। इनकी जो उंगलियां होती हैं एक जाल के परस्पर ऐसे बिनी होती हैं, जिससे जो मतलब पानी होता है उसको पीछे ये ढकेलते हैं, इसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि इसमें आप जानते हैं बतख है, डक है और वाटर रेल है, ये सारे प्रमुख ऐसे पक्षी हैं जो कि जल में तैरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है। तो विष रहित सर्प किंग कोबरा पहला ऑप्शन, रसेल वाइपर, इसके बाद है टाइगर स्नेक, उसके बाद है अजगर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप समझ रहे होंगे अजगर जो है ये एक विष रहित मतलब सर्प है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथन।
अगर इसकी लंबाई की आप बात करें तो 33 फीट या उससे भी ज़्यादा इसका लंबा होता है। इसमें जो है विष ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, यानी विलोम जो ग्लैंड्स होती है वो नहीं पाई जाती है, इस वजह से ये विष रहित होते हैं। देखिए, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो एक नाम आता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखिए, कई बार छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं या स्टेटमेंट में बना के पूछ लिए जाते हैं। ये कहाँ के थे, ये स्वीडन के थे, एक वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे, और इनकी एक पुस्तक का नाम है, वो भी पूछा गया है एक दो बार, तो उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1758 में जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण की क्या किया था, व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। लिनियस ने संपूर्ण पृथ्वी को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, या आप कह सकते हैं 3 किंगडम डिवीजन है इनका। कौन कौन से हैं, तो पहला जो था वो एनिमल था, दूसरा जो था वो प्लांट था, और तीसरा जो था वो मिनरल था, ठीक है। उन्होंने उसके बाद फिर पादप जगत को 24 वर्गों में और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, जीवों में वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो जीवों में जो वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति वो क्या है, तो वर्ग पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति या द्विनाम पद्धति। तो जाहिर सी बात है, जो कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था इसको द्विनाम पद्धति, ठीक है। इसी के आधार पर कैरोलस लीनियस ने इसका वर्गीकरण किया था। इसमें जीवों को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया गया, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो उनका होता है वंश, और दूसरा जो होता है उनकी होती है जाति। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो जाति होता है उसमें जो नाम होते हैं वो छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं। अगर आप होमो सैपियंस की बात करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है होमो, उसके बाद जो एस होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि है द्विनाम पद्धति। इसके बाद और किसने दिया था, तो ये कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। इनके बारे में और जो फैक्ट महत्वपूर्ण है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ये, सिस्टेमा जो नेचुरी 1758 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, इसमें ये सारी चीज़ें की थी। इसके बाद है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इनका एक डिसेंडिंग ऑर्डर देख लें कि जीवों के वर्गीकरण की क्या क्या है, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है किंगडम। याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम यानी संघ, इसको कहते हैं जगत। उसके बाद आता है क्लास यानी आता है वर्ग। उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गुण। उसके बाद आती है फैमिली, फैमिली का मतलब होता है कुल। उसके बाद आता है वंश, और उसके बाद आता है स्पीसीज यानी जाति, ठीक है। तो ये एक वर्गीकरण है, यानी जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और जाति। तो अगर आप इन सारों को देखेंगे तो कितने वो हो जाएंगे। सबसे छोटी इकाई की बात कौन सी आ रही है, तो सबसे छोटी इकाई जाति हो गई। सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो जो वो जगत हो गया। और अगर कुल कितने हो गए, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 और 3 6 और 1 7 वर्ग इनका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जाति जो है वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम है यानी जगत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो वायरस जो होता है वो अति सूक्ष्म नॉन सेलुलर यानी अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिलता ये डीएक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु के संबंध में सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो मोनेरा जगत से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है जीवाणु जो होता है वो मोनेरा जगत से संबंधित है। और यहाँ पे यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस नहीं पाया, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, और बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। अब जो स्वपोषी होंगे वो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस या जो रसायन संश्लेषण होता है इसके माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो केंद्रक युक्त नहीं होता है। बाकी स्वपोषी होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो 5 जगत मतलब वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो कौन कौन से किसने प्रस्तुत किया। तो जाहिर सी बात है 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था R.H. वेटिकर ने। ठीक है, आपने देखा अभी ऊपर जो 2 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो वो कैरोलस लीनियस ने किया। 3 जगत की बात करें तो वो हैकल ने किया।
अगर 4 जगत वर्गीकरण की यानी 4 किंगडम टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो कोपलैंड ने किया, और 5 जो किंगडम टैक्सोनॉमी है उसको आर.एच. व्हिटेकर ने किया। ठीक है, तो व्हिटेकर ने जो 5 जगत बताए थे वो कौन कौन से बताए थे आप एक बार सुन लीजिए। तो ये है मोनेरा, उसके बाद है प्रोटिस्टा, उसके बाद है प्लांट, उसके बाद है फंजाई, उसके बाद है एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 जगत व्हिटेकर का है। 2, 3, 4, 5 सबके नाम आप याद रखिएगा, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं एवं पादपों। ये पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अनुवांशिकी, पदानुक्रम, वार्गिकी और आकृतिकी। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, आपने पहले भी खैर देखा है। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया एक तो मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत में क्या क्या शामिल नहीं है? तो जीवाणु है, कवक है, माइकोप्लाज्मा है और नील हरित शैवाल है। ठीक है, अब अगर आप ये देखेंगे कि मोनेरा जगत में कौन कौन से शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो मोनेरा किंगडम होता है या किंगडम ऑफ मोनेरा जिसको कहते हैं, उसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक तो उनको कहते हैं आर्किया अथवा आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे को हम कहते हैं यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। देखिए, कवक जो है ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं होता है, बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, अब तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे ये देखें, सबसे छोटी जो जीवाणु की कोशिकाएँ होती किसकी होती है? वो माइकोप्लाज्मा की होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कवकों के विषय में असत्य कथन कौन सा है पूछा गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। तीसरा है ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। चौथा है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, देखिए कवक क्या होता है? कवक एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर जो होता है वो कवक सूत्रों का बना होता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना जो पोषण होता है वो मतलब जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं है तो पौधों और जंतुओं से प्राप्त। पोषण के आधार पर कवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सहजीवी जिसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं, परजीवी यानी पैरासाइट जिसको कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो मृतोपजीवी होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कवक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि शैवालों के विषय में सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन दिया गया है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सही है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें ये करेक्ट हैं। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और ये अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस से करते हैं, और लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा ही उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है? तो लाल सागर का नाम क्यों दिया गया? तो लाल सागर में एक नील हरित शैवाल होता है, उसका नाम याद रखिएगा आप। इसको कहते हैं ट्राइकोडेसिमियम एरीथ्रियम। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम। ठीक है, तो ये नील हरित शैवाल जो होते हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का जो सामान्य नीला रंग होता है, नीला हरा जैसे होता है, वो लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण इसको लाल सागर का विशिष्ट नाम दिया गया है, तो शैवालों की उपस्थिति के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पादप जगत के वर्ग हैं। तो पादप जगत के कौन कौन से वर्ग हैं? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा और ये सभी। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको सीधा सीधा ये फैक्ट मिल जाएगा। देखिए जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से स्वपोषित होते हैं। देखिए पादप जगत में कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो ये 3 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं, यानी 3 संघों में विभाजित किए गए हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है ट्रैक्योफाइटा। ये पादप जगत के 3 वर्गीकरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं शैवाल है, कवक है, स्फेग्नम है और लाइकेन है। देखिए थैलोफाइटा जो होता है वो पादप जगत का एक संघ है। हम अपने ऊपर 3 डिस्कस किए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइकोफाइटा। इसके अंतर्गत जो होता है वो सरल पादप शामिल किए जाते हैं। किसमें? थैलोफाइटा में।
इन पादपों का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं इनका भी अभाव होता है और थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा स्फेग्नम, जो कि शामिल नहीं है थैलोफाइटा संघ में। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करते हैं वो कौन कौन से शैवाल हैं, तो इसमें से नासडाक है और एनापिना है। ये शैवाल जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सारगासम शैवाल में जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है। इसका प्रयोग जो है पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। और उसके बाद कारा नाम का जो एक शैवाल होता है, इसका उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। और लेमिनेरिया जो होता है, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न है जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वो किस प्रकार के पादप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा नहीं हो सकता। थैलोफाइटा के बारे में हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि इसमें मतलब सबसे सिंपल जो प्लांट होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। इसमें पादपों का जो शरीर होता है उसमें ना तो रूट्स होती है, ना स्टेम होते हैं, ना लीव्स होती हैं, कोई नहीं होता, बस खाली एक थैलस के रूप में इनका वो होता है। तो थैलोफाइटा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम ये कहें कि जो ट्राइकोफाइटा है इसके बारे में डिटेल देख लें तो देखिए ट्राइकोफाइटा में यहाँ पे जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम, फ्लोएम और संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उनको हम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। ट्रैकियोफाइटा को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से नाम सुन लीजिए आप। तो पहला है तो टेरिडोफाइटा, उसके बाद है अनावृत बीजी और उसके बाद है आवृत बीजी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो हेरिडोफाइटा जो पादप वर्ग है इसके विषय में पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है। तो बीज रहित पादप, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित रहता है, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। तो पोरीफेरा जो संघ है उसके जीवों की विशेषता क्या नहीं है, तो आप पहले देख लीजिए कि उनकी विशेषता क्या होती है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। देखिए संघ पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिससे इनके पूरे शरीर में जल का प्रवाह होता रहता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन कर सकते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करेंगे तो ये आपको शाइकन, स्पॉन्जिला इसी संघ के प्रमुख जीव हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन ए हमें मिल जाएगा। ये एक कोशिकीय जीव हैं, इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं बल्कि पाए जाते हैं। इनके शरीर में कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये भी होती हैं, और इनके शरीर में अत्यंत छिद्र पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है अगर इनके शरीर से पानी बह रहा है तो उसमें छिद्र भी होंगे पानी को डिस्चार्ज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूत्र कृमि किस संघ से संबंधित है। तो एनालिडा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमिन्थीज और आर्थ्रोपोडा। देखिए सूत्र कृमि अथवा इसका दूसरा नाम भी है गोल कृमि जो है वो एस्केलेहेलमिन्थीज अथवा निमेटोड संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर क्या होता है, तो पतले धागे के समान बेलनाकार होता है ऐसे, जो दोनों तरफ नुकीला होता है। ठीक है, ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है। ये सिलेंट्रेटा है। विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, एक कोशिकीय होना, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, मस्तिष्क की उपस्थिति। सिलेंट्रेटा क्या होता है, देखिए जो सिलेंट्रेटा संघ होता है इसमें जीवों के शरीर में एक कैविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहा जाता है। इनके मुख के चारों ओर लंबे स्पर्शक पाए जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इनमें मस्तिष्क, सिर है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद परिसंचरण तंत्र, इन सारी चीज़ों का इनमें अभाव होता है। अगर उदाहरण की बात आप करेंगे तो इसमें आता है हाइड्रा और फिर समुद्री एनीमोन। तो शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति होती है, बाकी मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं होती। जो उत्सर्जन तंत्र ये सारी चीज़ें नहीं होती। कशेरुकी तथा कशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है। तो इसमें से संघ कार्डेटा जो है ये 2 पार्ट में इसी को डिवाइड करते हैं, जिसको हम इसमें शामिल जो जंतु होते हैं इनमें कशेरुकी दंड के आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिन जीवों में कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं अकशेरुकी, और जिनमें पाया जाता है उनको कहते हैं कशेरुकी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अनियत तापी जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल की श्रेणी में कौन आते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल की श्रेणी में मत्स्य है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप है या सभी। तो देखिए इसमें से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु
जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर के ताप को नियंत्रित कर लेते हैं उनको अनियत तापी जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। इसके अंतर्गत मत्स्य वर्ग आएगा, उभयचर आएगा, सरीसृप आएगा, सबको शामिल किया जाएगा। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है उनको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल यानी नियत तापी जंतु। इसके अंतर्गत पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड एनिमल यानी नियत तापी हैं। हमारा जो शरीर होता है वो एक फिक्स 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है, चाहे कितनी ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मछली का वाताशय यानी एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन के अंग के रूप में, द्रव स्थितिकी अंग के रूप में। ऑप्शन सी है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिकी अंग के रूप में, मुख्य श्वसन अंग के रूप में। तो देखिए जो मछली का वाताशय होता है वो एक श्वसन अंग तथा द्रव स्थितिकी अंग के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न क्यों हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है 4 रेशमों वाला हृदय होने के कारण, ऑप्शन बी है मध्यपट डायाफ्राम के कारण, ऑप्शन सी है पंखों के कारण, ऑप्शन डी है लघु मस्तिष्क के कारण। देखिए पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचनाओं में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्य की तरह डायाफ्राम पाया जाता है, पक्षियों में इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? वायुकोश यानी एयर सैस पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं और पक्षी अंडों को जन्म देते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। इसको कहते हैं पैंथेरा टाइग्रेसिस। ठीक है, ये राष्ट्रीय पशु है भारत का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है? फीताकृमि, हाइड्रा, केचुआ और काकरोच। तो यहाँ पे काकरोच नहीं है। देखिए काकरोच, इसको हिंदी में और भी एक नाम है, उसको तिलचट्टा कहते हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जो जंतु होते हैं ये प्रायः यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर जो है त्रिस्तरीय संरचना, जैसे कि सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? सबसे पहले लार्वा अवस्था होती है, उसके बाद में ये विकसित होकर एडल्ट बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कार्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है? बकरी की, फसल की, मछली की और प्रवाल यानी कोरल की। तो आप सभी जानते हैं कार्ड जो है वो मछली की प्रजाति है। और कार्ड जो है ये गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है, जो सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? वो या तो समुद्रों में पाई जाएंगी या झील की तलहटी में रहती हैं। और कॉड जो है अब आजकल तो खैर इसका वाणिज्यिक रूप से काफ़ी महत्व है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं कॉड की। कौन कौन सी भाई? तो एक तो होता है अटलांटिक कॉड, एक होता है पैसिफिक कॉड, एक होता है ग्रीनलैंडियन कॉड। ये सही सुमेलित यहाँ पे किया गया है बिल्कुल, कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल और सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी, सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग। ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? उनको ऑर्निथोलॉजी, ये था है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। देखिए लिम्नोलॉजी या लिनोलॉजी कहीं कहीं लिखा होता है कि लिम्नोलॉजी, इसकी स्पेलिंग है LIMNOLOGY। इसका मतलब होता है कि तालाबों, पोखरों मतलब जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करना। हर्पिटोलॉजी का मतलब होता है उभयचर और सरीसृप का अध्ययन करना। मेलिकोलॉजी का मतलब होता है जो मोलस्का किंगडम के जीव हैं उनका अध्ययन करना। और ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में, उपयुक्त सभी में। देखिए कवकों का विशेष आर्थिक महत्व होता है। इनकी प्रजाति इनकी जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, इनके अलग अलग उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मशरूम जो होता है वो है एगरिस बिस्पोरस तथा मार्शेला का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। उसके बाद सेकेरोमाइसीज सेरेविस, जिसको हम ईस्ट कहते हैं, इसका उपयोग ब्रेड और अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम और एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। तो थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है। ये अनेक औषधियों का निर्माण करते हैं, मृदा को हानि पहुँचाते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं मृदा को हानि नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, बाकी सारी सही हैं। जो लाइकेन होता है वो थैलाफाइटा प्रकार की एक वनस्पति होती है और ये कवक और किसका, शैवालों का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, यानी ये दोनों आपस में मिलते हैं। और उसमें से कवक शैवालों को क्या क्या देता है? तो जल देता है, खनिज देता है, विटामिन देता है। शैवाल क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस द्वारा इसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और आपस में एक दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 1 था पूरा, जो कि इसके बाद फिर आएगा साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जीवों का वर्गीकरण का लगभग 39-40 जो प्रश्न थे वो हमारे यहाँ पे कवर हुए। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जीव जगत का जो वर्गीकरण है ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद हम फिर साइटोलॉजी और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आते रहेंगे उनको एमसीक्यू लेवल पे पूरा डिस्कशन करेंगे, जिसमें चारों ऑप्शन 1 बाय 1 डिस्कस होते रहेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू।